Hello everyone. Welcome to Wicked Excel. Myself Dipali and I'm your biology mentor. और आज हम लोग बच्चे पढ़ने जा रहे हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2. केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है दैट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन एंड अबाउट हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना. फाइनल को थोड़ा सा मैंने एक ब्रीफ बताया था. आज फाइनल को कंप्लीट डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. आज हम लोग क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले उसको देख लेते हैं. तो सबसे पहले आज हम लोग पाइनियल ग्लैंड को पूरा पढ़ेंगे. देन उसके बाद आएगा थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान से देखना है क्योंकि ये कई बार आ जाते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इन पे, ठीक है. और फिर आता है अपना पैराथायराइड ग्लैंड जो कि थायराइड से अलग होता है. तो कई बच्चे काफी बार यही कंफ्यूजन में अपनी जीवन बिता देते हैं कि पैराथायराइड और थायराइड तो सेम होता है, पर ये नहीं होता है, ठीक है. फिर उसके बाद थाइमस. थाइमस को हम लोग देखेंगे. अगर ये इस लेक्चर में कंटिन्यू हुआ नहीं तो हम बेसिक्स थाइमस जानेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. चलो तो अभी तक की बात जितनी हमने पढ़ी है दैट वाज ऑल अबाउट हाइपोथैलेमस. और मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि हाइपोथैलेमस इज लाइक योर प्रिंसिपल, है ना. वो ही सब चीजें रेगुलेट करेगा, वही सब चीजें कोऑर्डिनेट करेगा कि भाई कहाँ कब क्या चीज का सिक्रीशन होना है, ठीक है. तो अब हाइपोथैलेमस जो है वो इंफॉर्मेशन लेके आएगा और देगा किसको, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को. पिट्यूटरी इज लाइक योर वाइस प्रिंसिपल, है ना. तो वाइस प्रिंसिपल जैसा एक्ट करता है, यानी वो करेगा क्या बच्चे, वो सारी ही चीजों को मेंटेन करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा. कैसे कोऑर्डिनेट करेगा कि भाई ये मैसेज आगे तक पहुंचना है, ये मैसेज मेरे को दूसरे ऑर्गन दूसरी ग्लैंड तक पहुंचाना है ताकि वो इस हार्मोन का सिक्रीशन कर सके. ये इंपॉर्टेंट है ना भाई. देखो ये प्रोसेस कैसे चलने वाला है मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ बता देती हूँ. ये प्रोसेस किस तरीके से चलेगा. लेट्स सी, दिस इज योर हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस आपका मेजर ब्रेन का पार्ट है ना. हाइपोथैलेमस क्या करता है बेटा. हाइपोथैलेमस फॉर एग्जांपल मैं आपको थायराइड से समझाती हूँ, ठीक है. थायराइड एक ऐसी ग्लैंड है जो आपके नेक रीजन में प्रेजेंट है. अभी हम उसको इन डिटेल देखेंगे बट एक एग्जांपल समझना कि ये हाइपोथैलेमस से कैसे रिलेटेड है. हाइपोथैलेमस जो होता है कल हमने सीखा था एक TRH यानी एक रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, है ना. हाइपोथैलेमस दो तरीके के हार्मोन सिक्रीट कर सकता है, या तो रिलीजिंग या इनहिबिटिंग. इनहिबिटिंग मतलब कि वो रुक जाएंगे, हार्मोन्स जो सिक्रीट हो रहे हैं वो रुक जाएंगे. रिलीजिंग हार्मोन मतलब वो कंटिन्यू रिलीज होते रहेंगे, ठीक है. तो हाइपोथैलेमस थायराइड रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है. ये मैसेज लेके जाता है किसके पास, ये जाएगा पिट्यूटरी के पास. पिट्यूटरी को बोलेगा कि भाई पिट्यूटरी अब तू आगे ऑर्डर जारी कर दे, ठीक है. ये TRH जो है ये आगे जाएगा, पिट्यूटरी को बोलेगा कि भाई कहाँ है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालो, TSH निकालो, थायराइड को अपने को स्टिमुलेट करना है. तो ये क्या करेगा बेटा, TSH रिलीज कर देगा. TSH इज योर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. ये जाएगा आपके टारगेटेड ऑर्गन पे. टारगेटेड ऑर्गन इज योर नेक रीजन, और नेक रीजन में भी टू बी मोर स्पेसिफाइड आपका थायराइड ग्लैंड, है ना. तो ये आपके थायराइड ग्लैंड पे जाएगा और उस ग्लैंड से बोलेगा कि भाइयों थायरोक्सिन की प्रोडक्शन करो, थायरोक्सिन निकालिए. थायरोक्सिन इज योर हार्मोन, है ना. थायरोक्सिन मेन हार्मोन है. वो थायरोक्सिन निकालने के लिए काम किसको सबसे पहले करना पड़ा, हाइपोथैलेमस को. तो ये चीजें बेटा इस तरीके से लिंक्ड है, तभी तो हम बोल रहे थे कि यहाँ पे आपको पोर्टल सिस्टम मिलेगा. पढ़ा था ना हमने पोर्टल सिस्टम. एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन बात जाएगी फिर तीसरे ऑर्गन तक पहुंचेगी ताकि हार्मोन जो है वो रिलीज हो सके. और यहाँ पे वही चीज होती है. सबसे पहला इनका हाइपोथैलेमस होता है जो कि सारे हार्मोन्स को रेगुलेट करे बैठा है. और सारे हार्मोन्स का एक ही कि भाई अब रिलीजिंग हार्मोन, अगर हाइपोथैलेमस कह देता है कि रिलीजिंग हार्मोन मैं रिलीज करना चाह रहा हूँ, मैं कोई भी चीज, कोई भी XYZ, ये तो मैंने TRH का तो एग्जाम्पल लिया है, बाकी मान लो ग्रोथ हार्मोन है या कोई भी अदर हार्मोन है, तो वो हार्मोन अगर वो रिलीजिंग हार्मोन होगा तो वो निकलेगा हाइपोथैलेमस से, ठीक है. ये रिलीजिंग हार्मोन किसको एक्टिवेट कर देगा बेटा, आपके पिट्यूटरी को, कि यार पिट्यूटरी ये मैसेज आया है. और पिट्यूटरी में भी कौन सा पोर्शन, इंटीरियर पिट्यूटरी. बहुत रेयर है जो
पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर पाए जाएंगे, ठीक है, क्योंककि वहां पे पूरा ही नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का सिस्टम चलता है। हमको एंटीरियर पिट्यूटरी से काम है, मोस्टली हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी में ही है जितनी ग्लैंड्स और कनेक्टेड है वो सारे। तो पिट्यूटरी में गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच। टीएसएच जाएगा आपके थायराइड ग्लैंड पे कि भाई वो प्रोडक्शन करनी है, वो कहेगा किसकी, थायरोक्सिन की, ठीक है, जो हार्मोन तुम बना रहे हो थायरोक्सिन, उसकी प्रोडक्शन करो। तो इस तरीके से ये साइकिल चलती जाती है। और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन क्योंकि ये जा रही है तो इसीलिए, क्योंकि डायरेक्ट नहीं जा रहा ना, डायरेक्ट हाइपोथैलेमस नहीं बोल रहा, डायरेक्ट प्रिंसिपल आके स्टूडेंट्स को थोड़ा ना बोलता है कि तुम्हें ये काम करना है, ये पेपर आएगा, हाँ ये क्वेश्चन मैं दे रही हूँ पेपर में, पढ़ के आए हैं, ऐसा नहीं बोलता ना। प्रिंसिपल बताता है वाइस प्रिंसिपल, एक हायरार्की है, प्रिंसिपल बताएगा वाइस प्रिंसिपल को, वाइस प्रिंसिपल बताएगा टीचर्स को, टीचर्स तुम्हें बताएगा, है ना। तो यही यहाँ पे भी वही हायरार्की चलेगी। तो ध्यान रखना, जब भी कोई ऑर्गन, जब भी हम कोई सिस्टम की बात करेंगे, कोई भी ग्लैंड का एक्टिवेशन जो होगा वो हाइपोथैलेमस से कहीं ना कहीं लिंक्ड होगा, ठीक है। हम छोटी क्लासेस में ये पढ़ते हैं सारी चीजें पिट्यूटरी से लिंक्ड होती है, पर अब हमको ये चीज पता लग चुका है कि पिट्यूटरी अपने आप में हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से कनेक्शन है पिट्यूटरी का भी, और पिट्यूटरी वही काम करेगी जो हाइपोथैलेमस उसको बोलेगा। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है पर वो हाइपोथैलेमस की इन्फ्लुएंस में है, ठीक है, क्लियर। चलो अब पढ़ते हैं पहला पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड हमने लास्ट क्लास में इसका लोकेशन देखा था, ये आपके ब्रेन वाले रीजन में, ब्रेन में आपके 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पाइनियल ग्लैंड, ठीक है। अगेन अ वेरी 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 स्मॉल ग्लैंड जो कि प्रेजेंट कहाँ होती है बेटा, इट इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन में प्रेजेंट रहती है। बेसिकली ये कुछ इस तरीके से रहती है, नहीं अच्छा लग रहा, अगर मैं ये तुम्हारा दिमाग बनाऊं तो इस तरफ कहीं और ब्रेन के नीचे कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन रहती है, मतलब सेंट्रलाइज्ड रहती है। वैसे मैंने शायद फ्रंट पेज पे रखा हो, ये देखो, ये जो एरिया ना, यहाँ पे रहती है आपकी पाइनियल भी, और इसी तरफ रहती है आपकी पिट्यूटरी भी, ठीक है। तो ये सारी एक फोरब्रेन के हिस्से में ही है, पिट्यूटरी भी फोरब्रेन के ही पार्ट में थी और ये भी फोरब्रेन के ही पार्ट में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला बढ़ते हैं। पाइनियल सिक्रीट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है। मेलाटोनिन क्या काम करता है बेटा, मेलाटोनिन आपका स्लीप और वेक साइकिल को रेगुलेट करता है, तो इट रेगुलेट स्लीप एंड वेक साइकिल। भाई देखो कई लोग होते हैं ना कि तुमने अपने ना दादा दादी को ऐसा बोलता हुआ सुना होगा, तुम तो दानव हो, तुमने अपने पेरेंट्स को या दादा दादी को ऐसा बोलता हुआ सुना होगा कि है ना, रात होते मतलब वो दे आर वेरी पंक्चुअल टू देयर स्लीप, है ना, रात को 9-10 बजती है और वो सो जाते हैं, और फिर सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग 4 बजे वो उठ जाते हैं। कई बार तो कई लोग इतने खतरनाक हो 3 बजे उठ के बैठ जाते हैं, 3, 3:30, 4 बजे सारे लोग उठ जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम एकदम से दादा दादी और सो रहे हैं फिर वापस उठ रहे हैं बिना कोई अलार्म के, क्योंकि एक उनके अंदर पैटर्न बन चुका है बच्चे, जिसको हम कहते हैं स्लीप एंड वेक साइकिल। ये साइकिल आपकी ब्रेन में लोकेटेड रहती है, मतलब ब्रेन से बेसिकली ये कंट्रोल की जाती है। और इस साइकिल के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे मेलाटोनिन प्रोडक्शन होता है। अगर मेलाटोनिन प्रोडक्शन हायर होगा, हायर कब होता है, जब डार्कनेस होती है, तो जैसे ही डार्कनेस होगी उस टाइम पे मेलाटोनिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। डार्कनेस होगी यानी नाइट का टाइम जब होगा, जब रात हो जाएगी तो मेलाटोनिन जो है उसका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जब रात होती है तो मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। मेलाटोनिन का प्रोडक्शन बढ़ने का मतलब ये हो जाता है कि अब आदमी को नींद आने लग जाती है, उसको उसकी स्लीप साइकिल इस हिसाब से बैठी है कि अगर रात हो गई ना तो मेरे को सोना है, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली तुमको नींद दिला देगा। और जैसे ही लाइट ब्राइटनेस आई,
ब्राइटनेस आई या लाइट आती है, जैसे ही लाइट आती है तो ये मेलाटोनिन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। तो अब देखो, जैसे ही डार्कनेस हुआ, जैसे ही रात हो जाती है ना, तो उनका ऑटोमेटिकली कि भाई रात हो गई है, अब हमको नींद आ रही है, अब तो हम सोने जाएंगे, हमारे से कुछ नहीं होगा, और वो सोने सही में चले भी जाते हैं, ठीक है, और वो सो भी जाते हैं क्योंकि ब्रेन ने उनको ऑर्डर दे दिया कि भाई आपको सोना ही है ना। ब्रेन ने उनको ऑर्डर दे दिया कि अब आपको सोना ही है, तो ब्रेन मतलब एक तरीके से उनकी जो साइकिल बन चुकी है वो इसी तरीके से रेगुलेट हुई है कि ब्रेन ने उनको ऑर्डर दे दिया कि अब आपको सोना है, बिकॉज मेलाटोनिन प्रोडक्शन इज इंक्रीज। कौन इंक्रीज कर रहा है उसको? पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड इज वेरी स्मॉल इन साइज, बहुत छोटी होती है ये, बहुत ज्यादा अत्यधिक छोटी, और उतनी छोटी साइज की ये, मतलब मटर के दाने से भी छोटी, उतनी साइज की ग्लैंड इतना बड़ा काम करती है। अब होता क्या है पता है तुमको? जैसे आप लोगों ने अपनी ही जनरेशन में सुना होगा कि है ना, मुझे ना रात को नींद नहीं आती। सुनते हो ना तुम लोग, शायद तुम लोगों में से किसी को ऐसा होता भी होगा, यू माइट हैव फेल्ट दैट, कि है ना हमें रात को नींद नहीं आती। रात को नींद क्यों नहीं आती, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि मतलब, और कोई मतलब मुझे तो लगता नहीं कोई कारण है, स्ट्रेस वगैरह तो ये सब ठीक है, तुम लेते हो तो तुम्हें लगेगा, अगर तुम ना लो तो कोई ऐसा है नहीं, तुम ढंग से मेडिटेट करो, अपने आप को फ्री रखो, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। पर मेन रीजन ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो मेलाटोनिन है वो लाइट ब्राइटनेस के टाइम पे डिक्रीज रहता है, उससे तुमको नींद कभी नहीं आएगी। तो रात को जो तुम लोग लैपटॉप पे नेटफ्लिक्स देखते हो ना, मूवीज देखते हो, फोन चलाते रहते हो, तो रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, तो जो रात को तुम ये काम कर रहे हो, रात को तुम अगर ब्राइटनेस में हो, जितना ज्यादा टाइम रात को तुम ब्राइटनेस में रहोगे, तो तुम्हारे मेलाटोनिन को ये पता है कि मुझे सिर्फ डार्कनेस में सोना है, ब्राइटनेस में तो मुझे जगाए रखना है, ठीक है, तो वो तुम्हें जगाए ही रखेगा, तो तुम्हें नींद नहीं आएगी। तो वहां पे मेलाटोनिन प्रोडक्शन ही कम है, तो तुम्हें बिल्कुल नींद नहीं आएगी। फिर उसके बाद जब तुम रात को सो जाओगे, एक टाइम तो आता है ना जब तुम्हें नींद आने लग जाती है, वो क्यों होता है? क्योंकि धीरे धीरे इन्वायरमेंट, धीरे धीरे जब तुम फोन रखते हो, तो अंधेरा जो होता है ना, उस अंधेरे के कारण मेलाटोनिन प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, और ये मेलाटोनिन जैसे ही इंक्रीज होता है वैसे ही तुम्हें नींद आनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि रात को फोन मत देखो, क्योंकि इससे आपका पूरा स्लीप एंड वेक साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। बहुत ज्यादा हजार्डियस है ये, कि अगर आप रात को कंटिन्यूस फोन देखते हैं तो वो आपके लिए बहुत दिक्कत है, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ जाएगी ये चीज। चलो, नेक्स्ट आता है, मेलाटोनिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ 24 आवर diurnal rhythm of our body. For example, it helps in maintaining the normal rhythms of sleep and wake cycle. अभी अपन ने बात कर ही ली है। नेक्स्ट, ये बॉडी टेम्परेचर का भी ध्यान रखता है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। इन एडिशन टू मेलाटोनिन ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कैसा रहेगा? देखो भाई, अगर तुम परफेक्ट नींद लोगे तो तुम्हें ऑब्वियस ही बात है अगले दिन और एनर्जेटिक और रिफ्रेशिंग फील होगा, है ना। नहीं तो हम आधे से ज्यादा दिन तो आलस में बिता देते कि यार ढंग से नींद नहीं आई, तो हमको क्या है, सोना है, तो ये चीज में ही आप आधे से ज्यादा दिन बिता देते, है ना। तो योर मेटाबॉलिज्म डजंट वर्क एज दैट इफेक्टिवली जितना वो शायद कर सकता अगर तुम प्रॉपर स्लीप एंड वेक साइकिल को रेगुलेट करते तो, है ना। नेक्स्ट आता है पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन इज योर कलर पिगमेंटेशन। मेन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मेलेनोसाइट्स, मेलेनिन, बट इस पे कहीं ना कहीं मेलाटोनिन का भी काम हो जाता है, बहुत रेयर, बहुत ट्रेस अमाउंट्स में, बट स्टिल इट इज यूज्ड। Then next is the menstruation cycle as well as the defense capability of the cells. कई फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल चेंज होना, मतलब जो साइकिल नॉर्मल रहती है उस साइकिल में भी अगर कुछ चेंजेस होते हैं, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ दिस मेलाटोनिन, क्योंकि मेलाटोनिन आपकी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को भी अफेक्ट कर सकता है। तो सोच के देखो कि आप कंटिन्यू अगर इस मेलाटोनिन का सही से प्रोडक्शन नहीं, बेसिकली आपकी स्लीप एंड वेक साइकिल को रेगुलेट कर रहे हैं। अगर तुम ये भी पुराने लोग बेचारे बोलते थे कि अगर तुम समय पे नहीं सोओगे, समय पे नहीं उठोगे, तो तुम्हारी पूरा दिन खराब होगा, तुम्हारी पूरी दिनचर्या खराब होगी। दिनचर्या इज योर वर्क टाइम,
है ना, वो पूरा आपका जितना आप काम कर रहे हो वो कुछ फ्रूटफुल रहेगा ही नहीं। और यहाँ वही होता है, तो यहाँ पे भी वही चीज है। इसी के साथ जो फीमेल्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिनका सही नहीं होता, वन ऑफ द रीजन इज दिस, आई एम नॉट सेइंग यही रीजन है, बट वन ऑफ द रीजन इज अगेन बिकॉज ऑफ दिस मेलाटोनिन सिक्रीशन। नेक्स्ट, कैपेबिलिटी, डिफेंस कैपेबिलिटी भी ये एक्टिवेट कर देता है, मतलब डिफेंस कैपेबिलिटी को भी ये अफेक्ट डालता है उस पे भी, तो वो भी आपका कम होने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि अगेन मेलाटोनिन जो होगा ये आपका डिफेंस मैकेनिज्म, इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, और अगर तुमने इस मेलाटोनिन को ही सही से इस्तेमाल नहीं किया, सही से इसका प्रोडक्शन नहीं हो पाया, तो आपका पाइनियल जो होगा अगर सही से इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तब वहां पे दिक्कत होगी। तो ऐसी डिफेंस सेल, ऐसी डिफेंस कैपेबिलिटीज जो होंगी वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी बॉडी। क्लियर है बात? आई होप ये चीज समझ में आई होगी। चलते हैं आगे। चलिए अगला देखते हैं, थायराइड। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड का डायग्राम पीछे दे रखा है, अभी अपन इसकी बात करेंगे। थायराइड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है? सबसे पहली बात तो ये जान लो, थायराइड ग्लैंड आपके नेक रीजन में लोकेटेड रहता है। ठीक है, नेक रीजन में लोकेटेड रहने का मतलब है कि ये आप दो लोब्स में प्रेजेंट है। थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लो, कुछ इस तरीके से रहता है। ये दो लोब से प्रेजेंट रहता है, ये फर्स्ट लोब और ये आपका सेकेंड लोब। तो ये दो लोब्स हैं जो आपका थायराइड ग्लैंड बनाएंगे। एंड अगेन थायराइड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। एवरीथिंग इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस, याद रखना ये चीज। चलिए, थायराइड की अगर मैं बात करूं तो इसका फर्स्ट लोब जो होगा, ये देखो, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है ना, वो काफी हद तक साथ में लोकेटेड रहने के कारण बच्चे उनको सेम ग्लैंड बोल देते हैं। बट बेटा हमेशा ध्यान रखना, थायराइड अलग होती है, पैराथायराइड अलग होती है। आपका जो नेक रीजन होता है उस तरफ थायराइड लोकेटेड है। ठीक है, उस थायराइड के पीछे कुछ स्वेलिंग्स होती हैं, चार लोब्स होते हैं इन स्वेलिंग्स के, ये जैसा दिखाया है पिक्चर में। तो चार लोब्स हैं इन स्वेलिंग्स के, और इसको हम कहते हैं पैराथायराइड। तो ये जो चार लोब्स होते हैं इस स्वेलिंग में, इनको हम कहते हैं पैराथायराइड, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे थायराइड। तो थायराइड और पैराथायराइड में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब बात करते हैं थायराइड की, तो ये देखो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये बीच में स्थैमस से कनेक्टेड रहता है। दो लोब्स आर कनेक्टेड बाय स्थैमस। अभी सब चीजें आ जाएंगी तो अपन पढ़ते हैं इसको, ठीक है। नेक रीजन में ये लोकेटेड है। चलिए, तो thyroid gland is composed of two lobes which are located on the either side of trachea. trachea की दोनों ही तरफ located रहता है। Both lobes are interconnected with a thin flap कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus। दोनों ही चीजें किससे कनेक्टेड है बेटा जी? आपके isthmus से। तो दोनों जो लोब्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगे एक कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है कि एक टिश्यू के ग्रुप यानी एक सेल के ग्रुप को दूसरे सेल के ग्रुप से कनेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पे भी वो वही करेगा। थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, तो थायराइड ग्लैंड क्या क्या काम कर सकता है। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज। चलिए इसको देखो, फॉलिकल्स क्या होते हैं हमारी थायराइड के अंदर। जब हम इस थायराइड का ट्रांसफर सेक्शन लेंगे ना, जब मैं इसको ऐसा बीच से कट कर दूंगी, तो मुझे क्या चीज दिखेगी वो देखना। मुझे इस तरीके के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ये इतने सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिखते हैं जिनको हम कहते हैं फॉलिकल सेल्स। फॉलिकल सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स सारे सेम होते हैं बेटा ये। और बाहर की तरफ इसके पास क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स के बने होते हैं। ये दिस इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स के ये बने हुए हैं ये पूरे। नेक्स्ट आता है इसके अंदर और इसके बाहर की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है। इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कोलोइड।
कोलोइड फ्लूइड। कोलोइड फ्लूइड इसके अंदर पाया जाता है, इसके बाहर भी कुछ ना कुछ तो होगा ही, ऑफ कोर्स है। इसके बाहर भी कुछ सिक्रीशंस होते हैं और उन सिक्रीशंस को हम कहते हैं स्ट्रोमल टिश्यूज। इनको हम कहेंगे स्ट्रोमल टिश्यूज। तो ये स्ट्रोमल टिश्यूज होते हैं और इसी के साथ साथ ये फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। तो ये हो गया आपके पास एक फॉलिकल, फॉलिकुलर सेल और ये स्ट्रोमल टिश्यूज। तो इसको भी मार्क कर लो, दिस इज वन फॉलिकुलर सेल एंड दीज आर स्ट्रोमल टिश्यूज। और इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास क्या आता है बेटा, आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड फॉलिकल, थायराइड ग्लैंड्स जो होते हैं उनमें थायराइड फॉलिकल्स है। अब ये दोनों साथ में बोल दो, थायराइड फॉलिकल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो थायराइड फॉलिकल हैं ये काम कैसे करते हैं, इनके अंदर होता है थायरोक्सिन प्रोडक्शन, है ना, इनके अंदर हार्मोन प्रोडक्शन होगा। ठीक, अब अगर मैं हार्मोन्स की बात करूं तो हार्मोन्स भी डिवाइडेड है। पहले अपन इसको रीड कर लेते हैं, साथ साथ ही आगे बढ़ेंगे ताकि तुम एनसीईआरटी की भी रीडिंग साथ में देखते रहो। थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स, अभी अपन ने बात करी, एंड स्ट्रोमल टिश्यूज, ये रहे। Each thyroid follicle is composed of follicular cells enclosing the cavity। ये जो centralized cavity है इसको हम colloid fluid से filled रखते हैं और एक तरीके से ऐसे समझो गड्ढे हैं, है ना, और उन गड्ढों के अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक, तो ये फ्लूइड है, कोलोइड फ्लूइड है, जो फ्लूइड पानी की तरह एक्ट करता है और पानी मतलब एक गड्ढा, उसके अंदर पानी है, ठीक है, कुएं जैसा ही। These follicular cells synthesize two hormones। अब ये follicular cells क्या synthesize करते हैं बेटा जी, आपके दो हार्मोन synthesize करेंगे, टेट्रा आयोडीन, टेट्रा आइडोथायरोनिन यानी थायरोक्सिन T4 एंड ट्राई आइडोथायरोनिन T3। सुनना ध्यान से, ये फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं आपके, ये आपके दो तरीके के हार्मोन प्रोड्यूस कर सकते हैं। थायराइड ग्लैंड, एक तो आपके पास आता है T4, एक आपके पास आता है T3। T4 नाम बताएगा, टेट्रा आइडो टेट्रा आइडोथायरोनिन और ट्राई आइडोथायरोनिन, ठीक है। टेट्रा T4 और T3 टाइप्स के दो हार्मोन्स रिलीज होंगे, ठीक है। दोनों ही हार्मोन्स स्टिमुलेट कराने के लिए हमको क्या चाहिएगा बेटा, हमको इसके लिए चाहिएगा आयोडीन। इसको स्टिमुलेट कराने के लिए आपको चाहिएगा आयोडीन, ठीक है। आयोडीन इज वेरी एसेंशियल और अभी आपको आयोडीन की प्रेजेंस, आयोडीन का सब कुछ समझ में आएगा कि क्यों आयोडीन जरूरी है, ठीक है, क्लियर है बात। और एक चीज होती है, और एक चीज प्रेजेंट रहती है, थायरोग्लोब्यूलिन। अभी समझना एक एक चीज को ध्यान से सुनना। थायराइड ग्लैंड में दो चीजें प्रेजेंट है, थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन, ठीक है। अब ये आयोडीन क्या करता है बेटा, थायरोग्लोबुलिन बेसिकली आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है। जैसे अगर मैं ये आपकी पैराथायरॉइड सेल बनाऊं तो इस पैराथायरॉइड सेल के अंदर प्रेजेंट रहेगा आपके पास थायरोग्लोबुलिन और इस थायरोग्लोबुलिन को बाहर आना पड़ेगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन, है ना, थायरोक्सिन ताकि प्रोड्यूस हो सके। तो थायरोक्सिन प्रोड्यूस होने के लिए थायरोग्लोबुलिन को बाहर आना पड़ता है और इसको बाहर निकलने के लिए जरूरत होती है आयोडीन की। तो सबसे पहले जाके ये आपके नेक रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा बेटा, ये आयोडीन जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पे आके आयोडीन अटैच हो जाता है विद दिस थायरोग्लोबुलिन,
ठीक है। एक बार यहाँ पे आयोडीन थायरोग्लोबुलिन के साथ ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे देयर इज प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन। कैसे होगा थायरोक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन? क्योंकि ये ग्लोबुलिन बाहर आ गया, जैसे ही ये ग्लोबुलिन बाहर आ जाएगा ये टारगेटेड साइट पे जाके पहुंच जाएगा और वहां काम करना शुरू कर देगा। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है यहाँ पे कि जैसे थायराइड, ये जो अपना थायरोग्लोबुलिन है, ये थायरोग्लोबुलिन को एक्टिवेट होने के लिए आपका आयोडीन नेसेसरी है। ठीक है, जैसे ही इसको आयोडीन मिल जाता है थायरोग्लोबुलिन के साथ, तो ये बाइंड होके दोनों के दोनों मूव कर जाते हैं थ्रू ब्लड, और ब्लड से मूव करते हैं टू दी टारगेटेड ऑर्गन। क्लियर है? तो ब्लड से मूव करके टारगेटेड ऑर्गन तक पहुंचेंगे, और इस प्रोसेस के लिए और वहां तक पहुंचने के लिए ऑब्वियसली उसको हेल्प करेगा कौन? थायरोक्सिन हार्मोन। वहां जाके बनाएंगे क्या? ये थायरोक्सिन हार्मोन को आगे तक लेके जाएंगे। तो यहाँ देखो, ये जो आपका T4 होता है, दिस T4 इज ऑल्सो नोन एज थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन। अब यहाँ देखना, T4 और T3 जो होंगे ना, ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं बच्चे। इंटर कन्वर्टेबल कैसे होते हैं मैं बताती हूँ। T4 कुछ ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि इनके अंदर डिफरेंस क्या है? T4 के अंदर 4 आयोडीन के एटम्स हैं और T3 के अंदर 3 आयोडीन के एटम्स हैं। ठीक है, तो T4 के अंदर आपके पास कितने आ जाते हैं? 4 आयोडीन एटम्स, और T3 में आपके पास कितने आ जाते हैं? 3 आयोडीन एटम्स। यहाँ आपके पास 4 आयोडीन एटम्स आ जाते हैं, वहां आपके पास 3 आयोडीन एटम्स आ जाते हैं। जब ये T4 आपके ब्लड में रहता है ना, जब ये T4 आपके ब्लड में रहता है, when this T4 और when thyroid, when hormone और अगर मैं ब्लड की बात करूं, तो ब्लड के अंदर क्या होता है बच्चे? ये T4 की क्वांटिटी T3 के कंपैरेटिव ज्यादा होती है। T4 इज मोर देन T3। इसका मतलब कहीं नहीं लिखा कि T3 नहीं होगा, T3 भी होगा, बट T3 की क्वांटिटी कम होगी इन ब्लड। ठीक है, तो T3 की क्वांटिटी जो होगी वो कम होती है ब्लड के अंदर। वेयर एज अगर मैं टिश्यूज की बात करूं, तो टिश्यूज के अंदर क्या होता है बच्चे? टिश्यूज के अंदर थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, वहां T3 की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेरेटिव टू T4। ठीक है, तो टिश्यूज के अंदर T3 इज इंक्रीज्ड बाय T3 इज इंक्रीज्ड देन टू T4। तो T3 जो है वो इंक्रीज हो जाएगा बाय T4। क्लियर है बात? तो यहाँ क्या क्या चीजें हैं कि आपका थायराइड ग्लैंड है, एक बार वापस कहानी को सुनना। थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड बेसिकली अगर मैं बीच से कट करती हूँ तो मुझे उसके अंदर मिलती है फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स के अंदर फिल्ड रहता है आपके पास एक फ्लूइड, जिसको हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन। ये फ्लूइड जो होगा, ये फ्लूइड आयोडीन के साथ मिक्स होता है और उसी के बाद बाहर आ सकता है। अगर इसको आयोडीन नहीं मिला तो ये आपके नेक रीजन में ही प्रेजेंट रहेगा, ये उस थायराइड ग्लैंड में ही प्रेजेंट रहेगा, उस फॉलिकुलर सेल के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। तो इसको बाहर निकलने के लिए इट रिक्वायर्स आयोडीन। तभी बोलते हैं कि जब आयोडीन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो ये थायरोग्लोबुलिन आपके नेक में बढ़ता जाएगा, और जब ये बढ़ता जाएगा तो वो स्वेलिंग क्रिएट करेगा। कोई भी चीज बच्चे अगर बढ़ती जा रही है आपके कोई भी ऑर्गन में, तो वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो अपना इफेक्ट दिखाएगी एक्सटर्नली। वही चीज होती है यहाँ पे। तो हुआ क्या? थायरोग्लोबुलिन नाम का एक फ्लूइड आपकी फॉलिकुलर सेल्स के अंदर प्रेजेंट है। ये फॉलिकुलर सेल्स के अंदर प्रेजेंट होके एक्टिवेट तब होगा जब इसके साथ आयोडीन मिलेगा। ठीक है, आयोडीन आएगा, आयोडीन इसको हाथ पकड़ के उठा के और ब्लड की तरफ लेके जाएगा कि चल अब अपन आगे घूम के आते हैं, अपन आगे फ्लो हो के आते हैं। फिर ये आगे तक जाएंगे, टारगेटेड ऑर्गन को साइट करेंगे, टारगेटेड ऑर्गन को रीच करेंगे, वहां पे थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करवाएंगे और वापस घूम के आ जाएंगे कहाँ पे? अपने मतलब वापस इनका प्रोडक्शन, तो साइकिल कीप्स ऑन रिपीटिंग, वापस प्रोडक्शन हो जाएगा थायराइड, ये अपना कौन है? थायरोग्लोबुलिन का वापस प्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रिपीट होती रहती है, कंटिन्यू ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अब आपके ये चीज समझ में आएगी T4 और T3 की बातें। तो ये बोल रहा है यहाँ 2 हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं
कौन से हैं ये दो हार्मोन? टेट्राआइडोथायरोनिन, पहला आ गया अपना T4 और दूसरा आ गया है ट्राईआइडोथायरोनिन T3। दोनों के लिए आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस ऑफ द इन द थायराइड। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या जरूरी है बेटा? आयोडीन की नेसेसिटी है। आयोडीन अगर नहीं हुआ तो गड़बड़ है। तो आयोडीन इज एसेंशियल, iodine is very important. Iodine is essential for the normal rate of hormone synthesis. Deficiency of iodine results in hypothyroidism and enlargement of thyroid gland, commonly known as goiter. ये आप सबने पढ़ा है कि अगर मान लो आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, बोलते हैं ना टाटा नमक में आयोडीन है, सुना है ये चीज? एड वगैरह में सुना होगा यार, टाटा नमक, देशिया नमक, आयोडीन है इसमें। क्यों हम लेते फिर टाटा नमक? क्या है आयोडीन, ऐसा क्या काम कर रहा है? आयोडीन काम ये कर रहा है कि आयोडीन अटैच होगा थायरोग्लोबुलिन के साथ और मूव करेगा थ्रू ब्लड टू द टारगेटेड साइट और वहां पे पहुंचाएगा सारा का सारा थायरोक्सिन हार्मोन। वहां तक पहुंचाने के लिए उसको आयोडीन के साथ बाइंड होना पड़ेगा, ठीक है। आयोडीन ही अगर आपकी बॉडी में कम हुआ तो थायराइड यानी आपका जो थायरोग्लोबुलिन है उसके साथ कुछ चीज बाइंड ही नहीं, वो बाहर ही नहीं निकल पाएगा, ठीक है। सब ऐसा समझना कि अगर कोई चीज यहाँ पे बन रही है, कोई चीज अगर यहाँ बन रही है, वो बनते बनते बाहर निकल रही है रेगुलेट टाइम पे तो ठीक है, नहीं निकल रही है, एक जगह इकट्ठा हो गई है, तो वो क्या करेगी बेटा, और फ्लूइड है ना, तो वो क्या करेगा, फिर धीरे धीरे वहां का रीजन स्वेल होने लग जाएगा। तो जो लोगों को यहाँ वाला रीजन में अगर कंटिन्यूअस मैं एक पानी की लेयर्स वो करती जाऊं, सेव करती जाऊं, तो यहाँ स्वेलिंग दिखेगी कि नहीं दिखेगी? तो ये नेक रीजन स्वेल करेगा कि नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो उस कारण ये जो थायरोग्लोबुलिन है ये बाहर नहीं निकल पाता, ब्लड में नहीं जा पाता, और जिसके कारण क्या दिक्कत होती है बेटा, नेक में स्वेलिंग दिखती है, ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो टाटा नमक आप खा रहे हैं उसमें आयोडीन है, आयोडीन अच्छा होता है। तो कैसे भी करके आयोडीन को आपको करेक्ट अमाउंट में लेना होता है, नहीं तो डेफिशिएंसी होती है, जिसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट रिजल्ट्स टू हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म इसका नाम है डिफिशियंसी का, डिसऑर्डर का, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, कॉमनली कॉल्ड एज गोइटर। गोइटर पे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट, hypothyroidism during pregnancy causes defective development and maturation of a growing baby, leads to stunt growth of। तो क्रिटिनिज्म क्या होता है बच्चे? क्रिटिनिज्म एक ऐसा डिसऑर्डर है कि कई बार ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट लेडीज जो होती है अगर वो सही मात्रा में आयोडीन का इंटेक नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि आयोडीन एसेंशियल होता है ना, अगर सही अमाउंट में कोई प्रेग्नेंट लेडी जो है वो आयोडीन का इंटेक अगर नहीं करती है तो उससे दिक्कत क्या होगी? उससे दिक्कत ये होगी कि उसका जो इन्फेंट है, जो बेबी है, वो ढंग से डेवलप नहीं कर पाएगा, उसकी बोन्स ढंग से डेवलप नहीं कर पाएगी, बोन्स नहीं डेवलप कर पाएगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। तो physical and mental both retardation leads to, it can lead to the fatal or death of the baby। कई बार ये फेटल भी होता है, कई बार ये चीज आगे प्रोसीड भी हो जाती है, मतलब बच्चा हो तो जाता है पर वो तब भी बहुत ही ज्यादा कह सकते हो आप, बहुत ज्यादा डेफिशिएंट, बहुत ज्यादा जो क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, कमजोर बालक, बहुत ही ज्यादा कमजोर बालक होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आयोडीन की कमी अगर रह जाती है तो वो ये चीज लीड करती है। सो इट लीड्स टू the deficiency, defective development and maturation of growing baby, leads to stunned growth, कई बार ग्रोथ ही रुक जाना, ठीक है, एंड मेंटल रिटार्डेशन, लो इंटेलिजेंस कोशेंट, एबनॉर्मल स्किन, डेफ म्यूटिज्म। डेफ म्यूटिज्म मतलब कई बार वो डेफनेस भी उसके अंदर दिखाई देती है हमको। तो इतना ज्यादा लीड कर जाता है कि अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है वो सही से कोई भी न्यूट्रिएंट का इंटेक नहीं करे, स्पेसिफिकली आयोडीन का इंटेक ना करे तो। नेक्स्ट,
इन एडल्ट वुमेन हाइपोथायरॉयडिज्म की बात करते हैं। अब ये तो था प्रेग्नेंट फीमेल्स का। अगर एडल्ट वुमेन की बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म मे कॉज मेंस्ट्रुएशनल साइकिल टू बिकम इरेगुलर। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है कि अगर ढंग से आप इनटेक ना करें आयोडीन का ढंग से इनटेक नहीं करोगे तो जो ग्लैंड है वहां पे ज्यादा से ज्यादा मतलब वही नेक रीजन में सबसे ज्यादा थायरोग्लोबुलिन फिल्ड रहेगा। ठीक है, और अगर वो इनटेक अगर आयोडीन नहीं आया तो वो बाहर नहीं निकल पाएगा। जब बाहर ही नहीं निकल पाएगा तो वो आपकी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल को भी अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, हाइपोथायरॉयडिज्म अगर हो जाता है यानी प्रॉपर इनटेक, देयर इज नो प्रॉपर इनटेक ऑफ आयोडीन इन योर डाइट, तो वो भी एक कारण हो जाता है मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का इरेगुलर होने का। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल इरेगुलर होने का। Due to cancer of thyroid gland or due to the development of nodule in the thyroid gland, the rate of synthesis and secretion of thyroid hormone is increased to abnormal high level, leading to a condition called hyperthyroidism. Hyper बहुत ज्यादा। ठीक है, एक तो अपन ने पढ़ा हाइपो, एक अपन पढ़ रहे हैं हाइपर। हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब होता है बहुत ज्यादा ही अगर बनने लग गया। ठीक है, थायराइड अगर मान लो आयोडीन कंटिन्यू, आयोडीन तो नॉर्मल अमाउंट में तुमने इंटेक किया है, पर ये जो थायरोग्लोबुलिन है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में फॉर्म हो रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ब्लड में जा रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग में बोली थी ये बात कि हॉर्मोन्स का बेटा एक स्पेसिफिक अमाउंट है जिसको मेंटेन करना होता है। अगर ये हार्मोन उस अमाउंट को एक्सीड कर जाते हैं तो भी दिक्कत, अगर ये उस हार्मोन उस अमाउंट को कम रख लेते हैं तो भी दिक्कत होगी। तो यानी हो क्या रहा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में हमने देखा कि अगर मान लो आयोडीन नहीं हो, एब्सेंस ऑफ आयोडीन हो, तो एब्सेंस ऑफ आयोडीन के अंदर भी दिक्कत है। और अगर आयोडीन ज्यादा तो खैर होगा नहीं, बट अगर थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी में ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो वो भी लीड करेगा टू हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसके कारण क्या हो सकता है, कैंसर। ऑब्वियसली जिस चीज का एक्यूमुलेशन होने लग जाए, जो चीज एक्सेस होगी वो एक के ऊपर एक लंप बनाती जाएगी, ट्यूमर होगी। ट्यूमर कैंसरियस होता है तो ट्यूमर से कैंसर होगा, तो वही चीज है। तो कैंसरियस हो जाता है कई बार थायराइड ग्लैंड, और ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स ऑन द थायराइड ग्लैंड, गांठे बन जाना, नोड्यूल्स मतलब गांठ बन जाना। तो कई बार जो नेक रीजन होती है कई लोगों के ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म की थायराइड हार्मोन कुछ ज्यादा ही अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, तो उनके नेक रीजन में गांठें बन जाती है। The rate and synthesis and secretion of thyroid is increased. Next, which adversely affect the body physiology, और ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगी। यार कैसी बात कर रहे हो तुम, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल, है ना। तो चीज ज्यादा होगी तो भी दिक्कत, चीज कम होगी तो भी दिक्कत, दोनों ही चीजें दिक्कतदायी है। नेक्स्ट, अगला आता है एक्सपोपैथेलेमिक गॉइटर जो होता है, ये एक हम इसको कैरेक्टराइज बोलते हैं कि इसको जानते किससे हैं, ग्रेव्स डिसऑर्डर से, ग्रेव्स डिजीज से। ग्रेव्स डिजीज होता क्या है बच्चे कि कई बार ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म, के कारण कई लोगों की आंखें बाहर आ जाती है, जो आईबॉल होता है बहुत ज्यादा बाहर आ जाता है। कई लोगों में आप देखना एक्स्ट्रा लार्ज आईबॉल आउटवर्ड प्रोट्रूड होता हुआ, और इसी के साथ प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल्स, इंक्रीज्ड बेसल मेटाबॉलिक रेट, वेट लॉस, बहुत पतले लोग होंगे और उनका आईबॉल जो है कंटिन्यू मतलब एकदम बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा, और ऐसे डिसऑर्डर को हम कहते हैं ग्रेव्स डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये भी अगेन किसके कारण हो रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म। तो डिसऑर्डर्स कैसे हैं बच्चे, एक तो हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म, एक हो गया हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, जैसे कि अगर मैं डिसऑर्डर्स की बात करूं, एक हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म, एक हो जाएगा हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब हो जाएगा बच्चे कि आप ढंग से आयोडीन का इंटेक नहीं कर रहे हैं, तो लेस अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन और लो
लो थायराइड हार्मोन, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ आयोडीन इनटेक, इसके कारण होता है आपका हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है, जिससे नेक स्वेल होने का कंडीशन रहता है। तो यहाँ मैं वो भी लिख देती हूँ, कई बार नेक स्वेल हो जाती है, जैसा कि हम लोग गोइटर के अंदर देखते हैं, ठीक है। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर मतलब इंक्रीज हो जाना, एक्सेस हो जाना, तो इसके अंदर क्या होता है, हाई थायराइड हार्मोन, यहाँ पे जहां लो थायराइड हार्मोन था यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। इसी के साथ अगर ये कुछ ज्यादा, ये क्या करता है, कई बार एक्सेस अमाउंट में अगर होगा तो इट कैन बी कैंसेरियस एज वेल। अगर ये जैसे अपन ने अभी ग्रेव डिजीज के अंदर पढ़ा, तो ये क्या कर सकता है, प्रोट्यूडिंग ऑफ आई बॉल्स, वेट लॉस, है ना, सारे सिम्टम्स दैट आर रिलेटेड टू योर ग्रेव्स डिजीज। क्लियर है ये चीज। तो ये डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। अगला पढ़ते हैं। अब क्या बोलता है, थायराइड का फंक्शंस देखो, थायराइड एक्चुअल में काम क्या कर रहा है। थायराइड हार्मोन्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। These hormones also support the process of red blood cell formation. Red blood cell formation को क्या बोलते हैं बेटा, एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस मतलब एरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन। एरिथ्रोसाइट्स क्या हो जाता है बच्चे, आपके रेड ब्लड सेल्स। तो थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो आपकी आरबीसी के कंट्रोल में भी हेल्प करता है, आरबीसी को भी इंक्रीज करता है, फॉर्म करता है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स एज वेल। तो दूसरी चीज जो कर रहा है वो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स का। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, अगेन ऑस्मोरेगुलेशन, बैलेंस वाटर बैलेंस भी करता है ये। इन्फ्लुएंस्ड बाय थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड आल्सो सीक्रेट अ प्रोटीन हार्मोन। यहाँ एक चीज ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Thyroid gland also secrete a protein hormone, thyrocalcitonin, which regulates the blood calcium level. Blood calcium level को भी increase करता है और उसको regulate करता है आपका थायरोकैल्सिटोनिन। थायरोकैल्सिटोनिन कैसे काम करता है बच्चे, इसका थोड़ा सा ध्यान देंगे। थायरोकैल्सिटोनिन बेसिकली ब्लड से आपका कैल्शियम लेता है, फॉस्फेट लेता है और उसको आपकी बोन्स के ऊपर जमा कर देता है, ठीक है। तो तुमने किया क्या, देखना इसको, जो तुम्हारा ब्लड फ्लो हो रहा है उस ब्लड से ये क्या करेगा, क्या क्या चीजें ले लेगा, कैल्शियम ले लेगा और फॉस्फेट आयंस ले लेगा। पर अभी अपन सिर्फ कैल्शियम पे ध्यान देते हैं, ठीक है। कैल्शियम आयंस को लेके ये Ca2+ लिखा है मैंने, इसे लिख दो। कैल्शियम आयंस को लेके ये जो आपकी बोन्स होती है ना, ये जो आपकी बोन्स होती है, इस बोन्स के पास में डिपॉजिट कर देता है, यानी आपकी बोन्स को मोटा बनाता है। तो कर क्या रहा है, ये बोन्स के पास में इस कैल्शियम को लेके जाएगा और यहाँ पे लाके डिपॉजिट कर देगा। तो आपकी बोन्स जो हैं वो और ज्यादा थिक हो जाती है। तो अच्छी बात है ना यार, तुम्हारी बोन्स थिक हो जाएंगी तो उससे फायदा है ना तुमको। तो कैल्शियम की कमी हो जाए, अगर अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो बोन्स थिक नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या होगा कि यार अगर तुम चल किस पे रहे हो, तुम्हारी हड्डियों पे। कहते हैं ना, कैल्शियम की कमी अगर हो जाती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती है। हड्डियां कैसे कमजोर हो रही है, क्योंकि थायराइड जो है, थायराइड जो अगर मैं उसमें भी स्पेसिफाई कर दूं, तो ये जो आपका कैल्सिटोनिन है, कैल्सिटोनिन का काम ही यही है कि ये क्या करता है, ब्लड से कैल्शियम लेगा और आपकी बोन्स पे चढ़ा देगा। अब अगर आपके ब्लड के अंदर प्रॉपर अमाउंट में कैल्शियम नहीं है तो कैल्सिटोनिन कहाँ से लेगा कैल्शियम आयंस को, नहीं ले सकता। अब जब कैल्शियम आयंस ले नहीं सकता तो ब्लड पे चढ़े, वो बोन्स पे चढ़ेगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली बात है कि तुम्हारी जो बोन्स होंगी वो कमजोर हो जाएंगी। तो यही चीज बच्चे यहाँ होती है कि आपका जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो कैल्शियम आयंस
बेसिक बाहर की तरफ आउटलाइन बना देते हैं, आपकी बोन्स के ऊपर आउटलाइन बना देते हैं ऑफ कैल्शियम। और कैल्शियम क्या काम करेगा, आपकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो यहाँ कौन काम आ रहा है, आपका थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड में एक प्रोटीन सिंथेसाइज होता है कैल्सिटोनिन, और जिसको हम कह सकते हैं थायरोकैल्सिटोनिन। तो थायरोकैल्सिटोनिन का काम क्या है, TCT। थायरोकैल्सिटोनिन का काम क्या है कि ये आपके ब्लड के कैल्शियम लेवल्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, कैल्शियम लेवल्स को कंट्रोल करता है, और आपकी मसल, बोन फॉर्मेशन, RBC फॉर्मेशन, ये सारी ही चीजों को रेगुलेट करता है। दिस योर कैल्सिटोनिन। क्लियर है, कैल्सिटोनिन का काम समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्सिटोनिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। हम एनसीईआरटी ही ले रहे हैं, मैं कोई अदर सोर्स उठा ही नहीं रही। तुम्हारा बेसिक है एनसीईआरटी। नीट सिर्फ एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है बेटा, इसके बाहर से तुम पढ़ना चाहो बहुत सारी बुक्स हैं, बट द सी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज हार्मफुल। तुम्हें नीट का पेपर क्लियर करना है, मैं ये सोचती हूँ कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं लेना चाहिए अभी। मतलब इट्स नेसेसरी कि आप जितना पढ़ रहे हैं उतना सही पढ़ो, एनसीईआरटी को प्रॉपर रीड करो। एनसीईआरटी से बाहर वैसे भी नहीं बनना पेपर, तो क्यों हम बिना फालतू अपनी एनर्जी वेस्ट करें और अपना दिमाग लगाएं। जो चीज है अपने पास उसको अच्छे से पढ़ लो। चलिए अगला बढ़ते हैं, पैराथायराइड। पैराथायराइड इज अगेन लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ योर थायराइड ग्लैंड। तो पोजीशन इसकी भी कहाँ है बेटा जी, आपके नेक रीजन पे। ठीक है, बस ये कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट रहती है कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। ये आपका फ्रंट साइड है, ये आपका जो थायराइड है उसका बैक साइड होता है, और उसमें 4 लोब्स इस तरीके से प्रेजेंट है। ये 4 लोब्स हैं, ये 4 स्वेलिंग्स है, और ये जो 4 स्वेलिंग्स हैं ये आपको दिख रही होंगी, और ये है आपकी पैराथायराइड ग्लैंड्स। क्या हो गया भाई, हाँ दिख रहा है, ये आपकी है पैराथायराइड ग्लैंड्स। पैराथायराइड ग्लैंड्स क्या काम करेंगी, कैसे रेगुलेट करती है, पहले तो इनका पोजीशन देख लेना, नेक रीजन के पीछे, थायराइड के पीछे लोकेटेड है। ठीक है, चलो अब पैराथायराइड क्या काम करती है। इन ह्यूमन 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, और किस तरीके से फंक्शनिंग है वो भी देख लो। On the back side of the thyroid gland, one pair is in 2 lobes of thyroid gland। जैसा अभी अपने थायराइड ग्लैंड का देखा था, तो एक ठीक है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लोकेटेड है, ये आपकी थायराइड है, और इसके ऊपर ये एक पे देखो तुम 2 लोब्स हैं, एक लोब पे 2 पैराथायराइड ग्लैंड्स है। ठीक है, तो अगर मैं एक लोब की बात करूं, जैसा कि ये बोल रहा है कि अगर मैं इसके एक लोब की बात करता हूं, तो इस एक थायराइड लोब पे 2 पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, और वैसे ही सेम गोज विथ सेकेंड लोब। चलो, तो वन पेयर ऑफ ईच ऑफ 2 लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, the parathyroid gland is secretes a peptide hormone called the parathyroid hormone, जिसको हम PTH बोलते हैं। तो पैराथायराइड हार्मोन किसके अंडर कंट्रोल होगा, पैराथायराइड रेगुलेटरी हार्मोन के। ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन पैराथायराइड रिलीजिंग हार्मोन के कंट्रोल में होगा पैराथायराइड हार्मोन। Secretion of parathyroid hormone is regulated by the circulating levels of calcium ions। देखो भाई, इसको काम क्या करना है, ये काम तभी करेगा जब कैल्शियम लेवल प्रॉपर होगा। आपकी बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल बिगड़ा, पैराथायराइड हार्मोन काम करना बंद कर देगा या ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको काम करने के लिए क्या जरूरी है, कैल्शियम आयंस। तो Ca2+ की उसको बहुत ज्यादा नेसेसिटी है। अभी अपन ने क्या देखा था कि मान लो तुम्हारी जो हड्डियां हैं, तुम्हारी जो बोन्स हैं, उन बोन्स के अंदर तुम ये देखते हो
दीज आर योर बोन्स, ठीक है। अब इन बोन्स के अंदर आप ये देखते हैं कि जब ब्लड से, ये ब्लड है और इस ब्लड से कई बार नहीं हर बार कैल्शियम आयंस को ले लिया जाता है और इनको लेके आपकी बोन्स के अंदर डाल दिया जाता है सो एज टू इंक्रीज द मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, है ना। इसको हम कहते हैं मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, ठीक है। इस तरीके से यहाँ इस तरीके से कुछ इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। इससे आपकी बोन्स स्ट्रांग हो जाएंगी। अभी अपन ने पढ़ा था ना कैल्सिटोनिन के लिए, तो इससे आपकी बोन्स स्ट्रांग हो जाएंगी। तो ये ब्लड से कैल्शियम लेता जाता है और इस पे भरता जाता है, मिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स। अब अगर मान लो पैराथायरॉइड के लिए, पैराथायरॉइड जो जैसा हार्मोन है उसको चलने के लिए ही कैल्शियम की जरूरत होती है, तो वो क्या करेगा बेटा कि अगर कई बार ब्लड के अंदर जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी, नॉर्मल है तो वो मिनरलाइजेशन कर रहा है थायराइड ग्लैंड, तो वो चलता रहेगा। पर अगर यहाँ पे कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है, जिसको हम कहते हैं डीमिनरलाइजेशन। डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स, यानी हड्डियों से सारा का सारा कैल्शियम लेके आ जाना और लेके आके आपके इसको ब्लड को दे देना, क्योंकि ब्लड से ही तो काम है इसको कैल्शियम का, ठीक है। ये क्या चाह रही है कि ब्लड में कैल्शियम रहे, ब्लड में डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ब्लड में अगर एक्सेस है तो तुम बोन्स पे चढ़ा दो, ठीक, पर ब्लड में कमी अगर हो गई तो मैं बोन से वापस भी ले आऊंगी, ये इसने बोला है, ठीक है। अगर ब्लड में कमी हो गई तो मैं बोन से वापस भी ले आऊंगी, और ये काम आपका पैराथायरॉइड हार्मोन बहुत अच्छे से कर सकता है। तो पैराथायरॉइड हार्मोन को बेसिकली आपका मेंटेनेंस क्या करना है, इसको कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना है। अगर उसके साथ खिलवाड़ हुई, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस मतलब इक्विलिब्रियम, है ना, होम्योस्टेसिस मतलब इक्विलिब्रियम, तो इसको बोला जाता है कैल्शियम होम्योस्टेसिस। ये कैल्शियम का इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है। अब कैसे मेंटेन करेगी, पैराथायरॉइड हार्मोन इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। पैराथायरॉइड हार्मोन एक्ट ऑन द बोन्स एंड स्टिमुलेट्स द प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन, बोन से चीजें लेना, बोन से कैल्शियम लेना, डीमिनरलाइजेशन जिसको अपन बोलते हैं। PTH, parathyroid hormone, also stimulates the reabsorption of calcium by the renal tubules and increase the calcium absorption from the digestive food। तो आपका जो गट लाइनिंग होती है ना, जो तुम्हारा गट एरिया होता है, वहां से भी ये ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम एब्जॉर्ब करती है। तो हो क्या रहा है कि जब तुम कैल्शियम खाते हो तो आपको बोला जाता है कि ईट द फूड विच हैड मोर अमाउंट ऑफ कैल्शियम। तो जब वो चीज आपके नेक रीजन से पास होगी, आपके गट लाइनिंग से पास होगी, वहां पे ही पैराथायरॉइड सारा का सारा आपका कैल्शियम लेने की कोशिश करेगी, सारा कैल्शियम ले लेगी ताकि वो क्या कर सके, ब्लड के अंदर पहुंचा सके उस कैल्शियम को, क्योंकि जब ये ब्लड के अंदर पहुंचेगा तभी ब्लड आगे कैल्शियम जो है बोन्स पे डाल सकेगा। और अगर मान लो उसमें कमी हो जाती है तो ये बोन से वापस भी ले लेगी। तो ये डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन्स में भी काम आती है। इसी के साथ ये एब्जॉर्ब कर लेती कहीं से भी, इसको जहां कैल्शियम दिख गया ये वहां से एब्जॉर्प्शन शुरू कर देगी। तो इसको अभी एब्जॉर्प्शन मान लो रीनल पे दिख गया, रीनल ट्यूब्यूल्स आ रही है और किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है, वहां अगर इसको दिख जाता है कैल्शियम, वहां से ले लेगी। जहां पे इसको कैल्शियम दिख जाता है, फॉर एग्जाम्पल योर डाइजेस्टिव फूड इज योर गट लाइनिंग, तो ये उस गट लाइनिंग से भी खाना ले लेगी, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको चाहिए कैल्शियम कहीं से भी लो। तो जब तुम कैल्शियम का इंटेक कर रहे हो तो इन एक रीजन पे प्रेजेंट है, तो आराम से गट लाइनिंग से तो वो कर सकती है ना एब्जॉर्प्शन, वही करती है। इट इज दस क्लियर दैट PTH, parathyroid hormone, is hypercalcemic hormone, that is it increases the blood calcium level। क्या करती है बेटा, ये हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन है। हाइपर अगेन इंक्रीज, कैल्सिमिक कैल्शियम आयंस, तो इंक्रीज इन कैल्शियम आयंस का हार्मोन है जो कि ब्लड के कैल्शियम आयंस को इंक्रीज करती है। along with the TCT is your calcitonin, thyrocalcitonin। तो कैल्सिटोनिन के साथ ही काम करेगी ये भी, इसीलिए दोनों ही आगे पीछे ही प्रेजेंट रहेंगी। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम आयंस ऑफ द
प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो बेसिकली काम क्या करना है, इसको कैल्शियम को मेंटेन रखना है। जितना कैल्शियम है उसको मेंटेन रखना है। जितना कैल्शियम, एक तरीके से आप देख सकते हो कि ब्लड के अंदर कैल्शियम होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यार ब्लड के अंदर अगर कमी होगी ना कैल्शियम की, तो वो आगे फिर दिक्कत देगा। क्या दिक्कत देगा? कि वो बोन्स पे डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। थायराइड कैसे काम करेगा फिर? तो थायराइड को फंक्शन होने के लिए, है ना, टीसीटी को चलने के लिए इसकी जरूरत है पीटीएच की। ठीक है, तो पैराथायरॉइड रिलीजिंग हार्मोन से, पैराथायरॉइड हार्मोन जो होते हैं, ये हार्मोन क्या काम करेंगे बेटा? ये हार्मोन आपके ब्लड के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट का काम ही नहीं कर रहे, ये ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करेंगे। तो इनको जहां पे जो चीज लगेगी कि ये यहाँ से ले सकते हैं, ये यहाँ से लेंगे। ये इनको लगता है गट लाइनिंग से मिल सकता है, तो गट से ले लेंगे। तो जहां इनको दिख रहा है कि मैं कैल्शियम को अपने ब्लड में डाल सकता हूँ, तो ये वो काम करेंगे। बिकॉज दे हैव टू मेंटेन दी कैल्शियम लेवल इन ब्लड। कैल्शियम लेवल मेंटेन करना है इनको ब्लड के अंदर, यही काम है इनका। ठीक है, अगर वहां कमी हुई तो इनके रेगुलेशन में, इनके काम में अड़चन आएगी, और वो ये नहीं चाहेंगे ना। चाहोगे क्या तुम तुम्हारे काम में कुछ अड़चन आए? समझ गए बात? तो ये काम होता है आपके पैराथायरॉइड ग्लैंड का, अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन। चलें आगे। तो अब अगला बढ़ते हैं अपन थाइमस की तरफ। थाइमस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज लोकेटेड बिटवीन योर लंग्स, है ना। तो थाइमस एक बहुत ही ज्यादा जरूरी स्ट्रक्चर है, फिर से हमारे पास आ जाता है। अच्छा, इसको है ना, मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज थैलेमस से कंफ्यूज मत होना। थाइमस अलग है बेटा, थैलेमस अलग है। ठीक है, थैलेमस अभी अपन ने देख चुके हैं, हम बात कर चुके हैं थैलेमस की। अभी तक जितना हमने पढ़ा वो ऑल अबाउट, दैट वाज ऑल अबाउट पिट्यूटरी एंड थैलेमस, और वो सब थे। अब हमारे पास आ गया थाइमस। तो थाइमस इज अ लोब्यूलर ग्लैंड। लोब्यूलर स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? कि इसके भी लोब्स प्रेजेंट होंगे। जैसा अपन ने देखा था ना अभी पैराथायरॉइड का। पैराथायरॉइड में क्या थे? लोब स्ट्रक्चर्स, मतलब लोब बेसिकली थोड़ा सा सोलन स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, लोब्स उसमें भी प्रेजेंट थे पैराथायरॉइड में, थाइमस में भी रहेंगे। ठीक है, लोकेटेड बिटवीन लंग्स, वो देख लो इसकी पोजीशन कहाँ है, लंग्स के बिटवीन प्रेजेंट रहेंगे। तो लोब्स लोब स्ट्रक्चर्ड रहेगा, और प्रेजेंट कहाँ रहेंगे? लंग्स के बीच में। तो ये जो चेस्ट कैविटी है आपकी, अबव थोरेसिक कैविटी है आपकी, वहां पे प्रेजेंट रहता है थाइमस। ठीक है, अब सुनना, थाइमस को अगर मैं देखूं, इट इज बिहाइंड स्टर्नम। व्हाट इज स्टर्नम? व्हाट इज स्टर्नम? याद करो, जब अपन ने लंग्स पढ़े थे, है ना, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जब तुमने पढ़ा था, उसमें तुमको मैंने बोला था कि रिब केज पीछे से, तो पीछे से नहीं सॉरी, आगे से जैसे जॉइंट है, क्योंकि वो पूरी तरीके से कवर कर रहा है ना। रिब केज क्या है बेटा आपका? रिब केज बेसिकली आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। अब वो जब लंग्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो पूरा पीछे से आगे तक पूरा एक केज है ना, एक पूरा शेल लाइक स्ट्रक्चर है। तो वो जो स्ट्रक्चर है वो आगे ज्वाइंट रहेगा स्टर्नम से, और पीछे की तरफ वो ज्वाइंट किससे रहता है? आपकी वर्टिब्रल कॉलम से। तो यहाँ ये बोलता है कि आगे की तरफ स्टर्नम है ना, जो तुमने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज में पढ़ा था, उसके पीछे, मतलब स्टर्नम के पीछे लोकेटेड कहाँ है ये है आपका लंग्स के पास, स्टर्नम के पीछे। ठीक है, तो इसके आगे अभी भी स्टर्नम है, और उस स्टर्नम के पीछे ये लोकेटेड रहेगा। क्लियर है बात? अगला देखते हैं। On the ventral side of aorta, the thymus play a major role in the development of immune system. इम्यूनिटी में बहुत ज्यादा असेंशियल है, मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी का मेजर रोल ये प्ले करता है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सिक्रीट करता है बेटा आपके पास पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड थाइमोसिन्स। थाइमोसिन्स रिलीज करता है ये। थाइमोसिन इसका एक हार्मोन होता है, और काम क्या है थाइमोसिन का? टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट को मेडिएट करने का। अभी क्या नाम ले दिए मैम? बेटा जी आपने लिम्फोसाइट पढ़ा है, ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यार नाम आपने सुना नहीं है मैम, पहली बार नाम सुन रहे हैं हम, है ना। ये कोई बच्चा नहीं बोल सकता है। तो थाइमोसिन हमारे पास क्या काम करता है? थाइमोसिन क्या काम करता है आपके पास?
आपकी बी सेल इम्यूनिटी, बी सेल को वो करना एक्टिवेट, और टी सेल को एक्टिवेट करना। टी सेल, बी सेल आर योर लिम्फोसाइट्स, ठीक है, तो ये लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करता है। अब देखो थाइमोसिन ऐसी इम्यूनिटी प्रोवाइड, काम इसका क्या है, इम्यूनिटी देना है, इसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करानी है ताकि बॉडी में जो बहुत अच्छी इम्यूनिटी बिल्ड हो सके, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है थाइमोसिन, योर थाइमस ग्लैंड। ठीक, अब होगा क्या बेटा, जब ये थाइमोसिन के थ्रू इम्यूनिटी डेवलपमेंट प्रोसीजर चलेगा इन टी लिम्फोसाइट सेल। टी सेल क्या है आपके पास, लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट है ये, ठीक है। तो जब ये इस लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट की अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे कौन आएगा आपके पास, कौन सी इम्यूनिटी काम करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यहाँ पे आपके पास कौन काम आएगा बेटा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। तो जब भी आप इम्यूनिटी लेते हैं थ्रू दी थाइमस ग्लैंड विद द हेल्प ऑफ कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन, तब आपके पास आता है टी सेल्स, और टी सेल्स को रेगुलेट करते, टी सेल्स आर योर लिम्फोसाइट सेल्स, और उसको कंट्रोल करना, उसको पूरा कोऑर्डिनेट करने का काम आपका कौन सी इम्यूनिटी करेगी बेटा, उस इम्यूनिटी को कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक। अगला आता है हमारे पास बी सेल। बी सेल कौन से हो गए मेरे पास, अगेन मेरे पास लिम्फोसाइट सेल है बी, है ना, बी सेल की भी प्रोडक्शन हो रही है, तो प्रोडक्शन ऑफ बी सेल दैट इज बी अगेन इज लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट है ये भी, बी लिम्फोसाइट, ठीक है, तो ये भी लिम्फोसाइट सेल है, और ये कैसी इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएंगे आपको, ह्यूमोरल, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो आपके पास दो तरीके की इम्यूनिटी होती है बॉडी में, दैट इज सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दो डिफरेंट टाइप्स की इम्यूनिटीज है, ठीक है। अगर वो इम्यूनिटी टी सेल प्रोवाइड करा रहा है तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, अगर ये ही इम्यूनिटी बी सेल प्रोवाइड करा रहे हैं तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्लियर है बात, तो ये चीज आपके अब एनसीईआरटी बोलना चाहेगी, पढ़ो क्या बोलता है ये। सबसे पहला, थाइमोसिन प्ले अ मेजर रोल इन डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, जो कि हमारे पास टी सेल्स आ जाती हैं, विच प्रोवाइड, कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करा रही है बेटा जी, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक। इन एडिशन टू थाइमोसिन आल्सो प्रमोट्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोवाइड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो बेसिकली टी यानी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इंक्रीज करती है आपकी ह्यूमोरल इम्यूनिटी का बैलेंस भी। तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से काम करनी चाहिए, ये चीज भी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी देखती है। Thymus is degenerated into old individual resulting in decreased production of thymosin। अब सोच के देखना यार, ये थाइमोसिन क्या होता है ना, ये बच्चों के अंदर इन्फेंट्स, ठीक है, या और न्यू बॉर्न बेबीज के अंदर बहुत ज्यादा कम होता है, मतलब इट थाइमस ग्लैंड तो है पर थाइमोसिन हार्मोन जो है वो बहुत कम सिक्रीट होता है। सेम गोज विद जो एक एज ग्रुप के ऊपर लोग आ जाते हैं, यानी 60 प्लस की अगर मैं बात करूं, ओल्ड एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें भी ग्लैंड बहुत ज्यादा कम सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है थाइमोसिन की। अब क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है इम्यून सिस्टम के लिए, तो इसीलिए ये दोनों ही सबसे ज्यादा अफेक्टेड रहते हैं कि भाई अगर इनको कोई भी डिजीज आया तो या तो बच्चा सबसे ज्यादा, तुम देख ही सकते हो, जैसे ना अभी एक वायरस बहुत चल रहा है HMPV वायरस, वो वायरस को भी ये कह रहे हैं, और सेम गोज विद कोरोना, जो कोरोना आया था उसको भी तो ये कहते थे कि भाई बच्चों को सबसे जल्दी इफेक्ट हो रहा है या बूढ़े लोगों को सबसे जल्दी कैच हो रहा है। तो ये बच्चे बूढ़े क्यों आते हैं, बीच वाले क्यों नहीं आते, क्योंकि बेटा बच्चों में और बूढ़ों में ये जो थाइमोसिन है इसकी क्वांटिटी लो होती है, जिसके कारण आपकी इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा पूरी तरीके से। तो यही चीज हो रही है। तो बच्चों में और हम अगर एक्स्ट्रा एडल्ट्स की बात करूं मैं, यानी ओल्ड एज के अंदर यही इम्यूनिटी सबसे ज्यादा खतरनाक या खराब खत्म होती जाती है, एक टाइम के बाद खत्म होती जाती है, और बच्चों में उतनी अच्छी बिल्ड नहीं हो पाती, स्टार्टिंग एज में ना उतनी अच्छी बिल्ड नहीं हो पाती। तो इसीलिए सबसे पहले यही लोगों को वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये अफेक्ट करता है। तो सबसे ज्यादा थाइमस इज डिजेनरेटेड in individuals resulting in decreased production of thymosin. As a result, the immune system response of the old person become weak and same goes with the children। बस children के अंदर होता ये है कि वो जो infants होते हैं वो
उनमें डेवलप नहीं होती इतनी बढ़िया इम्यूनिटी। ठीक है, क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा ये आज का लेक्चर खत्म होता है और मिलते हैं हम लोग थर्ड लेक्चर में, जिसमें हम लोग और भी बहुत सारे नए-नए हमारे पास जो हार्मोन्स हैं और ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।